नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांत निकेतन में। आज हम सभी 2023 में हुए फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हिंदी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या किसी टॉपिक को भी पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं किसी भी टॉपिक को। फ़िलहाल अभी हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है हमारे फर्स्ट पेपर में, जैसे हम सभी को पता है 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। और इस बार आपके 2024 में जो भी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन मोड में होगी, पेन पेपर बेस पे OMR सीट पर और ये सब एक ही दिन परीक्षा होनी है 18 जून को। ठीक है, फिलहाल चलिए हम देखिए पहला जो प्रश्न है वह है DI पर। ठीक है, इसमें देखिए एक बालिकाओं का यहाँ पे दिया है। वर्ष 2017 से 2021 के दौरान 3 विद्यालयों A, B और C में नामांकित बालिकाओं की संख्या प्रदर्शित है। तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो ये रहा हमारा तालिका और हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 में विद्यालय C में नामांकित बालिकाओं की संख्या और उसकी, यहाँ पे हम देखते भी चलेंगे क्या है। वर्ष 2020 में विद्यालय C में नामांकित बालिकाओं की संख्या और उसी वर्ष में विद्यालय A और B में नामांकित कुल बालिकाओं की संख्या के बीच अनुपात कितना है। ठीक है, C में और A और B के बीच में अनुपात पूछा है, इसके बीच में हमें अनुपात बताना है। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जान रहे हैं 2020 में बालिकाओं की संख्या कितनी है, तो 2020 में बालिकाओं की संख्या है 200 और 2020 में A प्लस B, A और B दोनों को मिलाकर बालिकाओं की संख्या कितनी है। A में है बालिकाओं की संख्या, स्कूल A में है 250 और स्कूल B में है 300। तो 250 प्लस 300 टोटल कितने हो जाएंगे, 550। ठीक, 550। तो हम सभी 200 अनुपाते 550, इसका हम जब अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकल के आएगा 4:11। ठीक, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा C। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 और वर्ष 2017 में नामांकित बालिकाओं की संख्या के बीच न्यूनतम अंतर किस वर्ष में है। वर्ष 2021 और वर्ष 2017 में नामांकित बालिकाओं की संख्या के बीच में न्यूनतम अंतर पूछा है कि किन विद्यालय में है। ठीक है, अगर हम तालिका को देखें, तालिका को देख के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या पूछा गया है, तो वर्ष 2021 और वर्ष 2017। ठीक, तो अगर हम बात करें वर्ष 2021 में नामांकन जो हुए, ये रहा वर्ष 2021। स्कूल A में जो नामांकन हुआ 300। ठीक, और वर्ष 2017 में पूछा है 200। तो इसके बीच में हमें अंतर बताना है। अगर हम 300 में से 200 घटा देंगे तो कितना आएगा, 100। ठीक, अब स्कूल B में वर्ष 2021 में नामांकन कितना हुआ, 250 और वर्ष 2017 में कितना हुआ, 150। तो इसमें हम अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक, अब स्कूल C में वर्ष 2021 में 275 और वर्ष 2017 में 100। तो अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 175। तो इस प्रकार अगर हम बात करें A और B में, पूछा है कि इसमें A और B में न्यूनतम अंतर कितना है, तो 100। ठीक, सही विकल्प क्या हो जाएगा, देखिए हमारा जो प्रश्न था न्यूनतम अंतर जो है हम स्कूलों के बीच में सबसे न्यूनतम अंतर कितना है,
100। न्यूनतम अंतर किन किन विद्यालयों में है? ए और बी में। ठीक, विकल्प हमारा सही हो जाएगा डी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, सभी तीनों विद्यालयों में वर्ष 2017 में नामांकित बालिकाओं की औसत संख्या है। इसमें पूछा है वर्ष 2019 में कुल लड़कियां कितनी, उनकी जो कुल नामांकित बालिकाएं हैं उनकी औसत संख्या। तो अगर हम देखें, चलिए 2019 का देखते हैं डाटा। 2019 में कुल लड़कियां तो 275 प्लस 150 प्लस 199, टोटल कितना हो जाएगा? अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो हो जाएगा 624। ठीक है। अगर हम इनकी औसत निकालेंगे तो हमारी संख्या कितनी है? 1 2 3। औसत ऐसे निकलता है, आप सभी को औसत कैसे निकलता है ये पता ही होगा। तो अगर हम औसत निकालेंगे तो औसत निकाल के हो जाएगा हमारा टोटल 208। 3 दूनी 6 और 3 8 24, तो 208। हमारे विकल्प में देखिए कहीं 208 है, 208 विकल्प ए सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2017 में सभी तीनों विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या वर्ष 2020 में विद्यालय सी में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या का कितना % है? मतलब 2017 में तीनों विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की टोटल संख्या 2020 में विद्यालय सी में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या का कितना % है, ये पूछा है। तो चलिए डाटा देखते हैं। तो डाटा के अनुसार कौन सा वर्ष पूछा है? तो पहले 2017 में कुल बालिकाएं 2017, तो 2017 में हम देखेंगे कुल लड़कियां स्कूल ए में 200 प्लस स्कूल बी में 150 और स्कूल सी में 100, तो कितनी हो गई? टोटल हो गई 450। अब पूछा है अगर हम 2020 में विद्यालय सी में की कुल जो लड़कियां हैं उनका कितना % है? तो अगर हम देखेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 450 और 2017 का 2020 गुने 100, इसका हम % निकालेंगे तो इसका % निकल कर आएगा 225%। ठीक है, देखिए 225% किसी विकल्प में है, विकल्प 225, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभी तीनों विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या किस वर्ष में द्वितीयक सर्वाधिक है? ठीक है। तो अगर हम देखें डाटा को एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा ये डाटा वाला है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बस बाकी 5 ही प्रश्न पूछता है। लास्ट प्रश्न है ये DI का। तो इसमें पूछा है प्रत्येक वर्ष के लिए अगर हम देखें कुल नामांकन 2017 में टोटल अगर हम देखें इसको प्लस कर देंगे सारा तो हो जाएगा 450। ठीक, 2018 में इसको पूरा प्लस करेंगे तो 2019 में अगर हम प्लस करते हैं पूरा तो कितना आ जाएगा? 624। और अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 655। स्कूल 2017 में हो जाएगा 624, सॉरी 2019 में, 2020 में होगा 500, 700, 750 और 2021 में हो जाएगा 550, 750, मतलब टोटल हो जाएगा 825।
तो अगर हम इसमें देखें तो पूछा है कि 2021 में सबसे अधिक मूल्यांकन हुआ है, ठीक, नामांकन हुआ है 825, और 2020 में उससे कम हुआ है 750। तो दूसरे नंबर पे कौन है वो पूछा है। तो देखते हैं इसमें हमारा सही विकल्प कौन सा है 5वां प्रश्न का। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा 2020। दूसरे नंबर पे कौन है 2020, ठीक है। चलिए ये डीआई का प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अधिगमकर्ता और शिक्षक अतुल्यकालिक अंतःक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरणों को प्रयुक्त करते हैं। विकल्प है वेब कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है ईमेल, तीसरा है विकिज और सहयोगात्मक दस्तावेज, चौथा है चर्चा बोर्ड डिस्कशन बोर्ड, पांचवा है लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये समझेंगे कि अतुल्यकालिक अंतःक्रिया क्या होती है। तो अतुल्यकालिक अंतःक्रिया का तात्पर्य ऐसे हमारे संचार से है, ऐसे कम्युनिकेशन से है जो वास्तविक समय में नहीं होते। इसमें प्रतिभागी जो होते हैं और जो सीखने वाले हैं और जो शिक्षक हैं, एक ही क्षण में संलग्न होने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोई एकदम फिक्स टाइमिंग नहीं होती कि नहीं इसी समय सीखने वाले भी होंगे और सिखाने वाले भी होंगे, टाइम निर्धारित नहीं होता है अतुल्यकालिक, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प होगा वह है, तो इस प्रश्न में देखिए कूट में है, कूट में हमें जवाब देना है। तो इस अतुल्यकालिक प्रक्रिया के अंतर्गत पहली बात तो अगर हम देखें तो एक नंबर पे आता है वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। कॉन्फ्रेंस होता है, यह जो है अतुल्यकालिक संचार के अंतर्गत आएगा, ठीक। दूसरा जो होता है वो ईमेल होगा, ठीक। ईमेल भी अतुल्यकालिक असमकालिक होते हैं। इसमें भी किसी भी समय भी हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं और किसी भी टाइम हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई एक निश्चित समय नहीं होता कि हमें इसी टाइम में पर्टिकुलर इसी टाइम में हमको ईमेल भेजना है, ठीक। एक होता है विकिज और सहयोगात्मक दस्तावेज, यह भी अतुल्यकालिक होता है। जो प्रतिभागी हैं वो इसमें किसी भी समय अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्कशन बोर्ड, यह भी अपनी सुविधानुसार व्यक्ति चर्चा बोर्ड में जाकर अपने उत्तर दे सकते हैं, संदेश पोस्ट कर सकते हैं, कोई मतलब बहुत फिक्स टाइम की आवश्यकता नहीं होती। एक है लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी अतुल्यकालिक होता है। इसमें भी कोई वास्तविक समय में ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक। तो अगर हम देखें तो हमारा विकल्प सही नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग सॉरी जो है लाइव स्ट्रीमिंग में यह तुल्यकालिक है, अतुल्यकालिक नहीं है। इसमें वास्तविक समय में ही एक फिक्स होगा कि हम इतने बजे लाइव आएंगे, तो सभी देखने वाले इसका प्रसारण होगा, तो एक वास्तविक समय होता है, ठीक। प्रसारण का देखने का जो भी एक होता है वास्तविक समय होता है, तो ये नहीं होगा। बाकी ये चार हो जाएंगे, सॉरी ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं होगा, एक मिनट। वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी जो कॉन्फ्रेंस होता है वो भी तुल्यकालिक होता है, ठीक है। तो ये और ये दोनों नहीं होगा, बल्कि ईमेल, विकी सहयोगात्मक दस्तावेज और चर्चा बोर्ड, यानी विकल्प ए हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं में उच्चतर क्रम में कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक शिक्षा की रणनीतियाँ हैं। विकल्प है पहला मार्गदर्शन, सहयोग और समाजीकरण करना, दूसरा है प्रतिरूपण, मॉडलिंग, कोचिंग और पाठ मचान लगाना, तीसरा है आवर्धन, प्रतिधारण और व्याख्या एक्सप्लेनिंग करना, चौथा है स्पष्ट प्रकटीकरण आर्टिकुलेशन, प्रतिबिंबन और अन्वेषण एक्सप्लोरेशन करना, पांचवा है स्मृतिकरण पूर्वाभ्यास और पहचान करना। ये भी कूट का ही प्रश्न है हमें लग रहा है। देखिए कूट का प्रश्न है, कूट में हमें इसका उत्तर देना है। अगर हम देखें संज्ञानात्मक शिक्षा के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत एक शिक्षार्थी एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, ठीक। इसलिए एक विशेषज्ञ की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण है। उद्देश्य जो है उच्च कम के कौशल जैसे कि समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और
मेटाकॉग्निशन का विकास करना है। संज्ञानात्मक शिक्षुता जो है वो ज्ञान की गहरी समझ और उसके अनुप्रयोग को सबसे पहले प्राथमिकता देती है। तो यह जो है मार्गदर्शन अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा मार्गदर्शन जो है कि यह संज्ञानात्मक शिक्षा का एक केंद्रीय रणनीति नहीं है। ठीक, तो इस तरह से मार्गदर्शन जिसमें है वो नहीं रहेगा, विकल्प हमारा पहले से ही। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो मार्गदर्शन जो है नहीं रहेगा। दूसरा प्रतिरूपण, तो विशेषज्ञ एक कार्य का प्रदर्शन करता है, प्रतिरूपण का मतलब है ताकि छात्र देख सकें और सीख सकें। ठीक है, तो प्रतिरूपण भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है विकल्प सी, मतलब इसमें 2 और 4, 2 और 4 मतलब कौन सा सही है, देखते हैं। 2 और 4 ये प्रतिरूपण है। 2 और 4 प्रतिरूपण मॉडलिंग होगा। विशेषज्ञ जो है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है एक टीचर, तो प्रतिरूपण होगा। कोचिंग होगी, पाड़ या मचान लगाना होगा, स्पष्ट प्रकटीकरण होगा, प्रतिबिंबन होगा, अन्वेषण करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी लैंग्वेज इसकी टफ है, बाकी देखते हैं। उस उद्दीपक स्टिमुलस को किस रूप में जाना जाता है जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, तो इसमें विकल्प है गैर अनुकूलित उद्दीपक, अनुकूलित उद्दीपक, गैर अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, गैर अनुकूलित उद्दीपक। ठीक, गैर अनुकूलित उद्दीपक जो है वह एक प्राकृतिक अनुक्रिया के लिए कह सकते हैं एक प्राकृतिक ट्रिगर का काम करता है। ठीक है, जैसे अगर हम यह मतलब कह सकते हैं एक प्रकार की रिफ्लेक्स क्रिया है। जैसे हम किसी गर्म स्टोव को छूते हैं और तुरंत अपना हाथ खींच लेते हैं, मतलब हमें पहले से हम नहीं पता होता कि ये गर्म है, लेकिन अगर हम छू लिए, जल गए, तो दोबारा हम उसे नहीं छुएंगे। ठीक है, कि हम हाँ ये मतलब गर्म है, इसको नहीं छूना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये अगला देखेंगे अगर हम प्रश्न तकनीकी वैज्ञानिक निदर्श मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पाठचर्या विकास निर्देश आते हैं। तो इसमें भी कूट में है ये प्रश्न। टाबा का निर्देश, खुली कक्षा का निर्देश, विंस्टीन और फेंटिनी निर्देश, हॉकिंस का विकास निर्देश, गुडलैंड का निर्देश। कूट में उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है सी। इसके अंतर्गत आएगा 1, 4 और 5। ठीक, टाबा का निर्देश, हॉकिंस का निर्देश और गुडलैंड का निर्देश। तकनीकी वैज्ञानिक निर्देश के अंतर्गत यह जो होता है यह व्यवस्थित योजना, तार्किक विश्लेषण और कठोरता पर केंद्रित होता है, ताकि जो ये सब पाठ्यक्रम विकास में मदद करते हैं। टाबा का निर्देश का मतलब यह एक विशिष्ट तकनीकी वैज्ञानिक निर्देश है जो पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा अगर हम देखें हॉकिंस का विकास निर्देश, तो यह भी अधिक शिक्षार्थी केंद्रित होता है, लचीला होता है, इसलिए एक विशिष्ट। ठीक है, और बाकी हॉकिंस का निर्देश तो यह भी एक व्यवहारिक और प्रक्रियात्मक निर्देश है जो कि तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिभाषा में फिट बैठता है। ठीक है, तो ये तीनों इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रभा चैनल संख्या दी गई है और चैनल का नाम हमें बताना है कि कौन सी चैनल संख्या का नाम क्या है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आएगा, स्वयं प्रभा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह है सी, अर्थात जो फर्स्ट चैनल है उस
फर्स्ट चैनल उसका नाम है वागीश, ठीक। जो दूसरा चैनल है उसका नाम है संस्कृति। जो तीसरा चैनल है उसका नाम है प्रबोध। जो चौथा चैनल है उसका नाम है सारस्वत। इसके अलावा जो और अन्य चैनल हैं, चलिए फिलहाल आगे हम देखते हैं। जो और आगे चैनल हैं उन्हें हम ज़रूर एक बार देख के चलेंगे परीक्षा में, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं हो तब वह केवल यह बता सकता है कि क्या हो चुका है अथवा क्या हो रहा है, ऐसा अनुसंधान क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है कि जब एक शोधकर्ता चरों पर नियंत्रण नहीं रख कर सकता और केवल यह रिपोर्ट कर सकता है कि क्या हुआ या क्या हो रहा है, तो ऐसे शोध को एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च कहते हैं, अर्थात कार्योत्तर अनुसंधान। विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मुख्यतः कारणता से है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, सी, आंतरिक वैधता, ठीक है। आंतरिक वैधता का संबंध कारणता से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हम पढ़ दे रहे हैं, आप सभी को समझ में आएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 13 नंबर, प्रतिचयन तकनीकी जिसमें वर्गों में विभाजित किसी समष्टि से यादृच्छिक रूप में इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। पूछा है प्रतिचयन तकनीकी जिसमें वर्गों में विभाजित किसी समष्टि से यादृच्छिक रूप में इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है, क्या कहलाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है बी, अर्थात स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही है। कूट का प्रश्न है। तो कथन पहला है हमारा, जो पहला कथन है वह है डिब्रीफिंग। ये है डिब्रीफिंग में भागीदारों को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है। कथन 2 है, भागीदारों को डिब्रीफिंग अध्ययन के आरंभ में होती है। उपरोक्त कथन के आलोक में हमें विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प होगा वह है सी, अर्थात कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। शोध की नैतिकता और समझ के लिए डिब्रीफिंग आवश्यक है। यह शोध की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसमें शोध निष्पक्ष, विश्वसनीय और वैध बनते हैं, ठीक है। लेकिन यह सूचित सहमति नहीं है जो अध्ययन से पहले ली जाती है, ठीक है। प्रतिभागियों को पहले बताने से वे शोध से दूर हो सकते हैं या उसे बिगाड़ सकते हैं, इसलिए डिब्रीफिंग जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये अध्ययन से आरंभ में होती है, ये नहीं होता, पहले नहीं बताया जाता, और बाकी ये वाला सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम, निम्नलिखित मापन के पैमानों में से किसमें प्रेक्षण का श्रेणीकरण संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, नामिक नामांकन पैमाना जो है मापने का सबसे निम्न स्तर है, ठीक है, जहां डेटा को केवल लेबल या नामों से वर्गीकृत किया जाता है लेकिन उन्हें क्रमबद्ध या व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो लिंग, जातीयता, किसी कार का ब्रांड है, ये सब नामांकन चर हैं और आप इन्हें किसी भी सार्थक तरीके से क्रमबद्ध नहीं कर सकते, तो इसलिए नामिक, ठीक। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, माध्यस्थ संप्रेषण में आलोचनात्मक पठन की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है डी, संज्ञानात्मक। माध्यस्थ या कह सकते हैं मध्यस्थित संप्रेषण में आलोचनात्मक पठन जो होता है वह संज्ञानात्मक
शैली का स्वभाव है, क्योंकि इसमें पाठक को सक्रिय रूप से पाठ और उसके तर्कों का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन करना पड़ता है। आलोचनात्मक पठन जो है निष्क्रिय पठन से अलग है और यह जो केवल पाठ का अवशोषण करता है या उसे समझाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सही विकल्प होगा डी, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संप्रेषण की प्रतीकात्मक विधि है। कौन सी विधि है? यांत्रिक, गैर अनुष्ठानिक, सामाजिक सांस्कृतिक या फिर यांत्रिक मैकेनिकल। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, कह सकते हैं कि संप्रेषण की प्रतीकात्मक विधि मतलब प्रतीकात्मक संप्रेषण का अर्थ है ऐसे प्रतीक जो शब्द, संकेत, चित्र, ध्वनियों का उपयोग एक समूह या संस्कृति द्वारा साझा कर रहे हों या उसके अर्थों को व्यक्त करते हैं। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और को व्यक्त करने के साथ साथ अन्य लोगों के साथ समय और स्थान पर संवाद करने की अनुमति देते हैं। मतलब हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अन्य लोगों के विचारों को भी व्यक्त समझ सकते हैं, अन्य लोगों के भी विचारों को भी। ठीक है, कुल मिला के ये बात है सीधी सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक व्यवस्था के साथ समाकलित संप्रेषण क्या है? मतलब इसमें कुछ दिए गए हैं बिंदु और उन्हें कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है शिक्षकों के लिए विदेश जाने के अवसरों में वृद्धि करेगा। दूसरा है शैक्षिक अवसरों के प्रति जन जागरूकता में वृद्धि करेगा। तीसरा है नीति निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करेगा। चौथा है शैक्षिक सेवा प्रदान करने में सुधार करेगा। पांचवा है शिक्षकों को बेहतर परिलब्धियों का अभिगम प्रदान करेगा। कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, अर्थात वह शैक्षिक अधिकारों के प्रति जन जागरूकता में वृद्धि करेगा ताकि संचार चैनलों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा नीति निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करेगा। ठीक है, इसके अलावा शैक्षिक सेवा प्रदान करने में सुधार करेगा, सिस्टम को जानकारी साझा करेगा। ठीक है, और शिक्षकों, प्रशासकों, अभिभावकों और छात्रों के बीच सहयोग अच्छे से स्थापित हो, बढ़िया से सहयोग होना चाहिए, उस संबंध में यह कार्य करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दो कथन दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। ये देखिए यहाँ पे ये है। कथन देख लेते हैं पहले। पहला कथन है, इंटरनेट साइबर स्पेस के प्रौद्योगिक विकास टेक्नो साइंस जगत के अस्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा कथन है, साइबर स्पेस ने ईमेल, www सदृश और अनेकों अन्य उपमीडिया के आगमन को अनिवार्य बना दिया है। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें हमारा जो विकल्प सही होगा वह है सही विकल्प ए, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि दिखे अच्छे से। संप्रेषण प्रभाव है और उसकी विशेषता को बताना है हमें कूट के माध्यम से। सही उत्तर का चयन देना मिलान करके। यांत्रिक प्रभाव, प्रतिष्ठा प्रभाव, सौंदर्य शास्त्रीय प्रभाव और प्राविलंबन प्रभाव। हमें इधर विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यांत्रिक प्रभाव यह मूल रूप से लक्ष्यों की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह हमारी व्यवहारिक समस्याओं से निपटने में सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रतिष्ठा प्रभाव जो है वह मूल रूप से आत्म अनुमोदन प्रतिष्ठा प्रभाव से जुड़ा होता है, अर्थात पहला। सौंदर्य शास्त्रीय प्रभाव यह हमारा कला और साहित्य के नमूनों निदर्शनों से जुड़ा होता है। प्राविलंबन प्रभाव यह हमारे सुखद विकर्षण यानी हास्य की भावना दिखाना, एक राहत सुखद व्याकुलता से जुड़ा है, तो यह सुखद विकर्षण सही विकल्प हो जाएगा हमारा डी। चलिए अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास
3 दिन तक बेचे जा सकने के लिए फल भंडार उपलब्ध है। उपलब्ध फलों का 50% वह प्रतिदिन बेच देता है और बाकी बचे फलों का 10% फल अपने प्रत्येक रात में बर्बाद हो जाती है। यदि तीन दिनों में बेकार हो जाने वाले फलों की कुल संख्या 1983 है, तब ज्ञात कीजिए फल विक्रेता के पास शुरुआत में कितने फल थे। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो आप सभी इसको सॉल्व करिएगा। उत्तर हम बता दे रहे हैं कौन सा आएगा, तो उत्तर सही है डी, लेकिन इसे आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। अभी यहाँ पे बहुत लंबा समय हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा 1-2 प्रश्न और भी हैं मैथ के। ये देखिए, किसी मूलधन राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष की अवधि में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर 11.25 रुपये है। मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का भी हम सही विकल्प बता दे रहे हैं आपको। विकल्प है ए सही, लेकिन इसको भी आप ज़रूर प्रश्न को लगाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला भी प्रश्न मैथ का ही है और इसमें हम अगर देखें तो यदि x की वैल्यू यहाँ दी गई है 10 और y की वैल्यू है 0.1, तो पूछा गया है कौन से व्यंजक का मान उच्चतम है। ठीक, तो यहाँ पे हम सब जगह वैल्यू रखेंगे, तो उसके बाद हमें निकालना है। तो सब की वैल्यू सब जगह रख के फिट करेंगे, तो आप सभी इसमें रख के निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें सही विकल्प है डी। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में टूर को 4156 के रूप में लिखा गया है, स्क्रू को 73698 के रूप में लिखा गया है और टीयर को 4926 के रूप में लिखा गया है। स्वेटर शब्द को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे टी को, एक मिनट, टी को के लिए है 4, ओ के लिए है 1 और यू के लिए है 5 और आर के लिए है 6। ठीक है, एस के लिए है 7, सी के लिए है 3, आर के लिए 6 है, हमने देखा ही था, ई के लिए है 9 और डब्लू के लिए है 8। ठीक, फिर अगर हम देखें टीयर में टी के लिए 4 है, यहाँ पे देखिए टी के लिए 4 है, टी के लिए 4 ही है, ई के लिए 9 है, हमने देखा ही था, ए के लिए 2 है, ए के लिए 2 है और आर के लिए 6 है, ये भी हमने देखा था। तो अब इसलिए अगर हम देखें तो एस के लिए क्या हो जाएगा, एस के लिए, एस देखिए इसमें है, एस के लिए हो जाएगा 7, फिर हमारा है डब्लू, डब्लू के लिए देखिए इसमें है डब्लू, डब्लू के लिए हो जाएगा 8, ई है, ई के लिए, ई हमारा देखिए इसमें है 9, ए है, ए हमारा इसमें है देखिए ए के लिए 2, टी है, टी के लिए देखिए टी हमारा इसमें है, टी के लिए 4 और ई के लिए 9, आर के लिए 6। ठीक है, तो देखिए 7 8 9 6 7 8, कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, डी 7 8 9 2, एक मिनट, 7 8 9 2 4 9 6, यही वाला सही होगा। ठीक, विकल्प डी। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रश्न दिया गया है इसमें 5 7 11 19 35 67। तो अगर हम देखें 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 7 में 2 सॉरी 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 में 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, पहले प्लस 2 का ये, फिर
2 का स्क्वायर जोड़ेगा तो 7 2 दूनी 4, 7 4 11, यहाँ पे 3 हो जाएगा 2 की पावर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 कहाँ गया, हाँ ये हो जाएगा 19, सॉरी ये 7 नहीं होगा, यहाँ पे जैसे जैसे जाता रहेगा वैसे होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 11 होगा, ठीक। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 प्लस 11, सॉरी 11 प्लस, तो ये हो जाएगा 19, ठीक। फिर 19 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा और प्लस 19 35, फिर 35 का ही ऐसे होगा, प्लस इसका पावर 5 हो जाएगा। तो अब अगला क्या होगा, 67 में 67 प्लस 2 की पावर क्या लगेगी 6, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64, अगर हम इसको पूरा निकालेंगे तो हो जाएगा 131, तो सही विकल्प है हमारा सी। आप सभी निकाल लीजिएगा अगली संख्या। निम्नलिखित युक्ति में कौन सा तर्क दोष है। समाज के रूप में हमारा दायित्व है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, क्योंकि जिन लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होता है उनका सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ए, आत्माश्रय दोष है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दिया गया है कुछ सूची, कुछ कथन है, उन्हें तार्किक रूप से हमें समानता बतानी। कोई भी मछली स्तनपायी नहीं है, इस प्रश्न का देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें अगर हम मिलान करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, ठीक है, वह है बी। थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, उम्मीद है आप सभी को दिखेगा। बी, कोई भी मछली स्तनपायी नहीं होती है, तो कोई भी स्तनपायी मछलियां नहीं होते हैं, इससे संबंधित है विपरीतानुमान है, ठीक, विपरीत अनुमान। अगर सभी मछलियां स्तनपायी होती हैं तो इसका मतलब है विरोधी होगा, तो विरोधी में कौन जाएगा, कोई भी मछली स्तनपायी नहीं होती है, कोई भी मछली स्तनपायी नहीं होती है मतलब गैर स्तनपायी नहीं होती है। अगला, कुछ मछलियाँ स्तनपायी होती हैं, तो अगर हम इसका अनुमान लगाएंगे तो कुछ स्तनपायी मछलियाँ होती हैं, कुछ स्तनपायी मछलियाँ नहीं होते हैं, तो इसका अनुमान विशेष सकारात्मक रूप में लगेगा कि कुछ स्तनपायी मछलियाँ गैर मछलियाँ होती हैं, ठीक है, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कथन कुछ पशु पक्षी होते हैं गलत रूप में दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन तात्कालिक रूप में सत्यानुमानित किए जा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बताइए कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, कमेंट करके, और हम यहाँ पे दे रहे हैं कैसे होगा ये हमें आप बताइए, बाकी कौन सा विकल्प सही है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों सत्य नहीं हो सकते यद्यपि वे दोनों गलत हो सकते हैं। तो सभी वृक्षों में जड़ें होती हैं, किसी भी वृक्ष में जड़ें नहीं होती, कुछ वृक्षों में जड़ें होती हैं, कुछ वृक्षों में जड़ें नहीं होती। तो दोनों सत्य नहीं है लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें सही है पहला और दूसरा, सभी वृक्षों में जड़ें होती हैं और किसी भी वृक्ष में जड़ें नहीं होती, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही नहीं हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाधित तर्क दोष गैर अनुमान सिद्ध व्याघातित मध्य पद का उदाहरण है? ध्वनि गुण है क्योंकि यह दृष्टि होती है, दृश्य होती है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। सभी वस्तुएं गैर शाश्वत हैं क्योंकि वे गेय होती हैं। अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक तत्व है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प है वह है बी, ध्वनि शाश्वत होती है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। यह न्याय तर्क के बाधित हेत्वाभास का उदाहरण है। ठीक है। बाधित भ्रम तब उत्पन्न होता है जब एक तर्क कुंडली में मध्य पद को एक शक्तिशाली ज्ञान का स्रोत या प्रमाण विरोध करता है। इस विषय में मध्य पद उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ध्वनि जो है वह उत्पन्न होती है। चलिए, एक दिया है MS एक्सेल सीट पर विचार करना है। ठीक, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये दिया है, इसके हिसाब से हमें बताना है। तो इस प्रश्न का भी आप हमें कमेंट करके दीजिए कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर यह सही होगा। लेकिन हम आपको सही विकल्प बता दे रहे हैं। सही विकल्प है डी, पर आप बताइए कि कैसे डी इसमें सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाटा संपीड़न को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? विकल्प है सुरक्षित की गई फाइल साइज के परिकलन की प्रक्रिया, एक से अधिक डाटा में वर्णों को कूटबद्ध करने की प्रक्रिया, मूल डाटा की अपेक्षा कम बिट के प्रयोग द्वारा सूचना को कूटबद्ध करने की प्रक्रिया, किसी फाइल में आवश्यक डाटा को हटाने की प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी, मूल डाटा की अपेक्षा कम बिट के प्रयोग द्वारा सूचना को कूटबद्ध करने की प्रक्रिया। संपीड़न क्या होता है? डेटा संपीड़न मूल प्रतिनिधित्व की तुलना में कम बिट्स का उपयोग करने के लिए जानकारी को कूटबद्ध करने की प्रक्रिया है। अगला है, दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ट्विटर वेब 2.0 एप्लीकेशन का एक उदाहरण है। दूसरा कथन है वेब 2.0 स्थैतिक टेक्स्ट आधारित सूचना वेबसाइटों में से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। ठीक है। ट्विटर वास्तव में एक वेब 2.0 एप्लीकेशन का उदाहरण है क्योंकि यह उपयोगकर्ता इंटरैक्शन और सामग्री उत्पादन की अनुमति देता है और साथ ही समुदाय बनाता है। ठीक, लेकिन वेब 2.0 का संदर्भ विश्व वाइड वेब WWW की दूसरी पीढ़ी से है और जो उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री उपयोगकर्ता की अनुकूलता और अंतःक्रियाशीलता पर जोर देती है। यह स्थिर पाठ आधारित जानकारी वेबसाइटों का संदर्भ नहीं देता। ठीक, इसलिए यह गलत है। विकल्प सही हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था समकालिक संप्रेषण का प्रयोग करती है? देखिए फिर से दिया है, स्काइप वीडियो कॉल, फेसबुक चैट, ईमेल, टेलीफोन कॉल, स्नैपचैट पर संदेशन। इसमें से हमें कूट में बताना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, अर्थात स्काइप वीडियो कॉल, फेसबुक चैट, स्नैपचैट पे संदेशन और टेलीफोन कॉल या समकालीन संप्रेषण का उपयोग करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भंडारण युक्ति दी है और विवरण दिया हुआ है, हमें इसमें बताना है कौन सा सही है मिलान करके। तो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव इधर है, रोम है, DVD रैम है। तो हमें इसकी बारे में बताना है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है और यह बहुत सशक्त और विश्वसनीय होता है। अर्थात इसमें का मिलान किससे होगा? इसका मिलान होगा, यह कोई घट संचलनशील नहीं है और यह बहुत सख्त एक विश्वसनीय। ठीक, रोम क्या है? यह अपरिवर्तनीय होता है और फर्मवेयर को भंडारण करता है। यह अपरिवर्तनीय होता है इसकी प्रकृति स्थायी होती है, फर्मवेयर को भंडारित करता है। DVD रैम जो होती है वह
ऑप्टिकल मीडिया है जो समकालीन पढ़ने लिखने के लिए स्थानांतरण ट्रैक का उपयोग करता है। तो यह ऑप्टिकल मीडिया जो एक इससे संबंधित है। ठीक। रैम, इसकी प्रकृति अस्थायी है, यह प्रोग्राम और डाटा को वर्तमान उपयोग के लिए संचित करता है। तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा वह है बी। ठीक। सही विकल्प है, सही विकल्प है बी। हाँ, बी ही सही विकल्प है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का क्लोरीनीकरण किस लिए किया जाता है? तो पानी का जो क्लोरीनीकरण किया जाता है वह किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं माइक्रोब को दूर करने के लिए। ठीक है। यह एक जल उपचार प्रक्रिया है जो जल को विषैला होने से रोकती है। ठीक है। यह हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ का नाश करती है क्लोरीनीकरण। ठीक है। चलिए, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? जल गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी है? तो ओजोन परत की औसत मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर से कम है। ठीक। चलिए आगे है, 2 कथन दिए हैं, हमें बताना है। पहला कथन है, आयन विनिमय तृतीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया का उदाहरण है। दूसरा कथन है, आयन विनिमय का उपयोग अपशिष्ट निलंबित ठोस के अपनयन के लिए किया जाता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत? तो दोनों ही कथन असत्य हैं। हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। ठीक है। आयन जो है मुख्य रूप से आयन आदान, आयन विनिमय को आमतौर पर तृतीय अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया के लिए श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता है। यह अक्सर प्राथमिक और द्वितीयक उपचार का भाग होता है, इसलिए ये भी गलत। ये फर्स्ट और सेकंड के लिए होता है, ना कि थर्ड के लिए। आयन विनिमय का प्रयोग अपशिष्ट निलंबित ठोस के अपनयन के लिए किया जाता है, तो यह भी गलत है। यह आयनों को हटाने के लिए किया जाता है, ना कि अवशिष्ट निलंबित ठोसों को। ठीक है, आयनों को, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन्हें हटाने के लिए। तो ये भी गलत है, विकल्प सही हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1987 में हुआ और वर्ष 1990 में अस्तित्व में आया। दूसरा कथन है, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1977 में हुआ था और यह वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया। हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा 1987 ईस्वी में, समझौता वास्तव में 1987 में हुआ और यह 1 जनवरी 1989 में अस्तित्व में आ गया था, ना कि 1990 में, इसलिए यह कथन गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1977 में हुआ था और यह 2005 में अस्तित्व में आ गया, यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारा कथन सही होगा, विकल्प सही होगा डी। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए हैं फिर से। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कीटनाशों और भारी धातुओं जैसे प्रदूषक यकृत को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरा कथन है, यकृत को क्षति पहुंचाने वाले विषैले रसायनों को रक्त विषकारी हिमैटोटोक्सिन्स कहा जाता है। इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी। पहला विकल्प सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे प्रदूषक यकृत को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, यह हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरा जो कथन है, यकृत को नुकसान पहुंचाने वाले विषैले रसायनों को हेपेटोटॉक्सिन कहा जाता है, ना कि हेमेटोटॉक्सिन। ठीक है, हीमेटोटॉक्सिन नहीं कहा जाता है हेपोटोटॉक्सिन। ठीक है, हेपो, ये देखो माइनर सा अंतर है बस,
टॉक्सिन ये कहा जाता है। ठीक, इसलिए ये वाला गलत हो गया। चलिए, दूसरा कथन गलत, पहला सही, विकल्प सही होगा सी। गुणवत्ता परक, अगला प्रश्न है, गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यों और नैतिकता के निम्नलिखित में से किन मुख्य आयामों पर आवश्यक रूप से फोकस करना चाहिए? उत्तरदायित्व, सहभागिता, सक्षमता, सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता। कूट में उत्तर दिया गया है, तो कूट के हिसाब से सही विकल्प होगा हमारा एक गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अगर हम देखें तो कौन कौन से आयाम होने चाहिए, तो आयाम हमारे हिसाब से विकल्प यहाँ सही हो जाएगा डी, सारे सारे 1 2 3 4 5 सब के सब, ठीक है, सभी होने आवश्यक हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के उद्देश्य वाली प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ गठित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो गठित हुई थी वह 483 ईसा पूर्व सतपणी में, ठीक है। यह बुद्ध के अंतिम निर्वाण के तुरंत बाद हुई थी और इसकी अध्यक्षता बुद्ध के सबसे वरिष्ठ शिष्यों में से एक थे महाकश्यप जी, उन्होंने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर 2 कथन दिए हैं और हमें इसमें सही उत्तर बताना है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को वर्ष 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय बनाया गया था। दूसरा कथन है, वर्ष 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है डी, अर्थात पहला कथन असत्य है। पहला कथन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE, ठीक, वास्तव में संसद के अधिनियम द्वारा बनाई गई एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है, ठीक है, ना कि सांविधिक। ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। चलिए दूसरा जो है वो कथन हमारा सही है, क्योंकि 1948 में राधाकृष्णन अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के, तो इस प्रकार विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 1902 में निम्नलिखित में से कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज थे? रुड़की, सीवापुर, मद्रास, पूना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है रुड़की और मद्रास, यानी 2, 1 और 4, सॉरी 1 और 4, 4 नहीं होगा, सॉरी 1 और 3 होगा, 1 और 3, विकल्प सही है डी, रुड़की और पुणे। 1902 में सबसे पुराने और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक थे, ठीक है। यह 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश द्वारा स्थापित किए गए थे, ठीक। तो रुड़की और पुणे, विकल्प सही हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, मिलान करना है। इधर है शास्त्र, वार्ता, काव्य, अन्वीक्षकी, ठीक, इधर मिलान करना है। तो शास्त्र, वार्ता, काव्य और अन्वीक्षकी भारत में हमारे जो प्राचीन भारत थे उसमें शिक्षा की कुछ शाखाएं थी, ठीक है, जिसमें कुछ पाठ होते थे, क्या पढ़ाया जाता था इसके बारे में दिया गया है। तो शास्त्र जो होते थे वे विद्वत पोषण थे, जो विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों जैसे तर्क, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा आदि को पढ़ाते थे। तो पहला हमारा किससे मिलान होगा? पहले से। वार्ता क्या थी? वह शाखा थी जो व्यवहारिक कौशलों जैसे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन से संबंधित थी, तो इससे हो जाएगा। काव्य क्या है? काव्य वे कल्पनाशील और रचनात्मक साहित्य थे जो कवियों और लेखकों की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करते थे, ठीक है। अन्वीक्षिकी वह शाखा थी जो तर्क और तर्कशीलता पर ध्यान केंद्रित करती थी और उसे सभी ज्ञान शाखाओं की आंख माना जाता था, अधिगमित विषय। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है
बी। विकल्प बी कहाँ पे है? ये बी। ठीक है, एक बार छोटा कर दे रहे हैं, देख लीजिए। इस प्रश्न का सही विकल्प है बी। तो इस तरह ही आप जो प्रश्न पत्र था समाप्त हुआ। 5 प्रश्न जो हमारे पैसेज से थे तो उसे हमने नहीं लिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत त्रुटियां बीच बीच में हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं फिर से एक नए प्रश्न पत्र के साथ। उम्मीद है आप सभी जुड़ेंगे, और अगर आप सभी कहेंगे तो हम फर्स्ट पेपर के 10 टॉपिक के क्वेश्चन पेपर करा देंगे, 10 टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हल करा देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।